सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट उदित छिपर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने इससे पहले 2 वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बोर्ड उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन से बोर्ड रहते हैं जो यूनियन के अलग रहते हैं, स्टेट के अलग रहते हैं। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में ये देखा कि जो बोर्ड आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाता है, ये जिस बोर्ड के थ्रू आपको एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो एग्ज़ाम आपको किस पोस्ट पे लाके खड़ा करेगा, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की देखी कि स्टेट में किस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहती है, कि लेजिस्लेचर रहते हैं, देन सिविल ऑफिसर्स रहते हैं, देन पुलिस रहती है। तो जो सिविल ऑफिसर्स में हमने स्टार्टिंग में देखा था स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन्स में, वो आपकी यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम। आप उसके थ्रू स्टेट, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो उसके नीचे रहती हैं सब डिवीजन्स, तहसील, ब्लॉक्स, उसमें आप स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज के रहते हैं वो क्लियर करके लग सकते हैं। सो आई थिंक हम वहाँ तक सबका एक बेस क्लियर है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम आगे क्या करना चाहते हैं। सो मैं बाकी सबको रेलिवेंस रख के सिर्फ एक यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको बताऊंगा कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट चीज़ आती है कि जब भी हमने कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए क्या हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर हम एलिजिबल हैं तो उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। जो सबसे मेन आपका माइलस्टोन रहता है वो रहता है एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना, कि कोई भी एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या नंबर ऑफ उसके कट ऑफ रहती है। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं आज की हेडिंग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम बात करेंगे यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। CS इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड हो। आप चाहे BA करें, BCom करें, BCA करें, वंस यू आर ग्रेजुएटेड यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम ऑफ UPSC CSC। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकंड, जो मेन आगे की जो 2 चीज़ें रहती हैं कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रहती हैं, पर इन जनरल 21 से 32 साल एज रहती है। और ये अटेम्प्ट जो होते हैं इसके डिफरेंट कैटेगरी में डिपेंड करते हैं कि आप किस कैटेगरी के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप डिफरेंट कैटेगरी के इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल कैटेगरी रहती है उसमें आपकी एज लिमिट रहती है 32 और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहते हैं 6। आप 6 बार ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आप 26 से 32 तक शुरू करें, चाहे 21 से 32 तक शुरू करें, 1 साल छोड़ के करें। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। इसमें भी 32 और 6, इसमें भी 32 और 6 है। पर जहाँ पे OBC की बात आती है वहाँ पे इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और 3 साल के 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब 3 साल के चांसेस आपको ज़्यादा मिल गए। जहाँ पे आपने 21 से शुरू किया था एक OBC ने और एक EWS ने, एक जनरल ने, तो उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि उसको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल गई। देन आती है SC/ST को सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। उनकी मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है। अगर आप एक बार ग्रेजुएट हो गए लेट अस सपोज 20 से 21 साल में, तो आप 37 ईयर्स तक जितने मर्जी अटैम्प्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट। पर ये अनलिमिटेड का मतलब है 37 ईयर्स मैक्सिमम। ये नहीं कि आप 38 के हो गए तो आपकी अनलिमिटेड खत्म। अनलिमिटेड अप टू द एज ऑफ 37। फिर ये 2 नीचे आते हैं डिफेंस सर्विसेज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनकी दोनों की 35 और 9 रहती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स ये आपको हियरिंग का इशू है, आप ब्लाइंड हैं या आप फिजिकली अनफिट हैं, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 35 एंड 9 की मिलती है, 9 अटैम्प्ट एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। और अगर आप डिफेंस सर्विसेज से आते हैं, जैसे कई होते हैं जो NDA में चले जाते हैं या NCC में चले जाते हैं, वंस यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, आप जब भी वो सर्विसेज ख़त्म करते हैं तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल रहते हैं टिल 35 ईयर्स ऑफ एज। और आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेट अस सपोज आप 16 साल में गए, आपने 8 साल लगाया, वापस आ गए, या 10 साल लगाए वापस आ गए, तो आपके पास 26 साल के बाद 9 अटैम्प्ट रहते हैं क्योंकि आप 9 ईयर्स का गैप आपके पास रहता है। तो ये एक रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी, जो डिफरेंट कैटेगरीज रहते हैं उनकी एज लिमिट एंड अटैम्प्ट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है फॉर UPSC CSC। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये नंबर क्राइटेरिया ये भी अलग रहेगा, ये भी अलग रहेगा।
बट ये सेम रहेगा, आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। पर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये क्राइटेरिया अलग है, उसमें कईयों में मैक्सिमम एज 40 दी हुई है, कईयों में 35 है, कईयों में नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 ही है जनरल कैटेगरी के लिए, जैसे हरियाणा है। तो अभी हम स्पेसिफिकली यूपीएससी सीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, हम यूपीएससी सीएससी के क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। सो ग्रेट। सो ग्रेट। सो इसके बाद जब आपको पता लग गया कि आप एलिजिबल हो रहे हैं, आप सारी कैटेगरीज को फुलफिल कर रहे हैं, सारे क्राइटेरिया में आप क्लियर हैं, तो थर्ड चीज़ आती है एग्ज़ाम पैटर्न। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका पैटर्न क्या है। तो जो हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है 3 टाइप का, 3 कैटेगरी रहती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रीलिम्स, सेकंड वन इज़ मेंस एंड थर्ड वन इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रीलिम्स, क्योंकि अगर आपने ये क्लियर किया है ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर मेंस। अगर आपका ये क्लियर है तभी आप मेंस में जा सकते हैं, अगर ये क्लियर नहीं है देन यू आर आउट। ओके, सो हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स जो होता है 2 एग्जाम होते हैं, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडीज़ का, पेपर 2 होता है एप्टीट्यूड का। दोनों ही एग्जाम 2-2 घंटे के होते हैं, ये भी 2 घंटे का होता है, ये भी 2 घंटे का होता है, और ये जनरली मई से जून के बीच में होता है, मई लास्ट से लेके जून के फर्स्ट वीक तक अमूमन। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो रहती है 110 प्लस माइनस यू कैन से 5 रहता है, 105 से 115 तक चला जाएगा, उसे नीचे भी जाएगा, बट यू शुड टारगेट फॉर 115 अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। प्रीलिम्स का पेपर 1 समझ आया। सबसे मेन ये रहता है एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आप मेंस नहीं दे सकते, आपको ये क्लियर करना पड़ता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसकी कट ऑफ 110 जाती है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 0.3 कट ऑफ उसके नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसी में सेम डे 2 घंटे का ये सुबह होता है, जो इवनिंग में पेपर होता है वो होता है एप्टीट्यूड का। ये जस्ट एक क्वालिफायर होता है, इसका नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे इसमें 100% भी ले लो और जिसमें 33% क्रॉस किया है वो, और आप एक ही कैटेगरी में हो, क्योंकि ये जस्ट एक क्वालिफायर है। ये 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ये भी 200 मार्क्स का रहता है, ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें जस्ट आपको 66 मार्क्स लेने होते हैं, 200 में से 66, दैट इज 33% ऑफ द टोटल मार्क्स। अगर आपके 66 आ गए और एक के 166 आ गए, 196 आ गए, आप सब एक ही हैं, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफायर है, इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ते। सेकेंडली, फर्स्ट इन दोनों में आपका फर्स्ट पेपर ये चेक होगा, फर्स्ट आपका एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम चेक होगा। अगर आपके इसमें एग्ज़ाम में 66 मार्क्स से ऊपर या 66 मिनिमम आ जाते हैं, तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा। बात समझ आ रही है? ये एग्ज़ाम चेकिंग में सबसे पहले ये होगा, जिसने ये क्लियर किया होगा उसका ये चेक होगा, उसके बाद जिसने ये क्लियर किया होगा देन ही इज़ एलिजिबल फॉर मेंस। ओके, सो प्रीलिम्स आपको समझ आ गया। प्रीलिम्स मई से जून में होता है, मेंस जो होता है सितंबर से अक्टूबर में होता है, तो अमूमन 3 से 4 महीने का गैप रहता है। ओके, सो मेंस क्या रहता है? मेन चीज़, ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं ये दोनों, टिक मार्क वाले, इनमें और ज़्यादा मेजर कुछ नहीं होता। पर जो मेंस होता है, मेंस का जो पेपर होता है ये होता है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये पेपर 3 सेक्शन में नहीं होता, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए 3 सेक्शन में किया है। सेक्शन 1 होता है, इसमें नंबर ऑफ 2 पेपर होते हैं, इस पे 5 पेपर होते हैं, इसमें 2 पेपर, तो टोटल 9 एग्ज़ाम होते हैं मेंस के। ओके, जो सेक्शन 1 में होता है ये राइटिंग का होता है, जो हम छोटा होता है इंग्लिश का पेपर होता था तो उसमें सेक्शन C एक राइटिंग का सेक्शन होता था, जिसमें हम लेटर लिखते थे टाइम्स ऑफ इंडिया को, आर्टिकल लिखते थे, नोटिस लिखते थे, लोस्ट फाउंड। तो ये पेपर सेक्शन 1 के जो पेपर हैं वो इस कैटेगरी के हैं। इसमें एक इंग्लिश तो मैंडेटरी रहता है, एक होता है जो इंडियन लैंग्वेज, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी नेशनल लैंग्वेजेस या क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक एग्ज़ाम आपको, उसमें एक लैंग्वेज वो सिलेक्ट करते हैं और एक इंग्लिश।
ये सेक्शन 1। सेक्शन 2 में 5 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन इज एसे, सेम लाइक दिस। एक एसे रहेगा, मतलब 2 एसे रहेंगे आपके पास, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद 4 जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। यही GS1, 2, 3, 4 आपके प्रीलिम्स में पार्ट 1 सेक्शन 1 में होती है। जो ये GS है, ये GS यही है। 1, 2, 3, 4 4 GS के पेपर, एक ऐसे का, ये आपका सेक्शन 2 में कवर होता है। और सेक्शन 3 होता है ऑप्शनल का, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये कोई भी एक आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं 26 सब्जेक्ट्स में से। अमूमन जिसमें ग्रेजुएशन की होती है वो एक सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा कोई और, या फिर अब तो दोनों ही एक सब्जेक्ट आप क्लियर कर सकते हैं। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन मैकेनिकल में किया है तो आप मैकेनिकल के ही दोनों पेपर्स कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। किसी ने कॉमर्स किया तो पब्लिक एडमिन में कर सकते हैं। तो ये रहते हैं ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ये कोई भी एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। तो ये क्लियर करने के बाद जो ये क्लियर कर लेता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आप मेंस में भी जाएंगे और आप इंटरव्यू में भी जाएंगे प्रीलिम्स के बाद। इसका तो इन सब में जब आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया है तो ये जस्ट आपको यहाँ तक लाने के लिए था। इसका यहाँ वंस यू आर एलिजिबल फॉर मेंस, जब आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ गया तो ये आपके लिए ख़त्म हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आपके इसके टोटल मार्क्स में से ये टोटल होता है 1750 का, 1750 मार्क्स का ये होता है। इसमें आप कितने नंबर लेते हैं, प्लस इंटरव्यू में 250 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसमें आप कितने नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने x नंबर आपने अटेन किए तो इस नंबरों के हिसाब से आपका एक रैंक आएगा। इसमें येस और नो क्लियर का कोई लेना देना नहीं है। आपने जितने भी नंबर लिए, लेटेस्ट तो आपका रैंक आ गया x, आपके नंबर आ गए x, पर जब आपने देखा तो आपका रैंक जा रहा है 673, कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है फिर आपकी कैटेगरी के हिसाब से कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। प्रीलिम्स के बाद आप सब में ही आपका एक नंबर आएगा, रैंकिंग आएगी, आप कितने में आए हो। येस और नो नहीं आता कि आप सिलेक्ट हो गया नहीं हुए। जिनका इसमें नंबर जो टोटल मार्क्स होंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 निकलेगा, और जो टॉप 100 में रहते हैं देन दे गो फॉर IAS, below 100 they have the choice for IPS and IFS and so on. We have many services in civil services, I think 22 या 23 सर्विसेज हैं, रेलवे की काफ़ी हैं, इरिगेशन की, तो आप वो देख सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसमें। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न एक रहता है। और इसमें सबसे मेजर कि आप नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। कोई भी आदमी जो बाहर से वीज़ा पे आया हुआ है, यहाँ पे वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या कहीं पे भी आया हुआ है, वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। आप इंडियन होने चाहिए, आपका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का होना चाहिए। मेनली बर्थ सर्टिफिकेट आपका इंडिया का होना चाहिए। ओनली देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। कोई भी चाहे वो 15 साल 20 साल से यहाँ पे रह रहा है, अगर वो इंडियन नहीं है तो वो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अदनान सामी था, वो पाकिस्तान से आया पर उसकी सिटीजनशिप अभी बनी है, देन मतलब अब वो दे सकते हैं ये एग्ज़ाम, उससे पहले वो नहीं दे सकता था। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे आए हैं पर जिनकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है, वो नहीं दे सकते। तो ये सबसे मेजर रहता है। सो इस आई थिंक कि आपको UPSC